हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और आपका 25 फरवरी को साइंस का पेपर देने वाले, तो ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज की इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है बच्चा, तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि अब आपको 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता साइंस में, ये मेरी गारंटी है। अगर ये पेपर एग्जाम से 1 घंटे पहले भी आपको मिलती है, तो आपको 60 से 65 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो पेपर है ये सबसे ज्यादा वायरल पेपर है। ये 100% वायरल पेपर है और ये सभी जगह वायरल हो चुका है। आप चाहे जहां से भी हो, इस पूरे वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है प्यारे बच्चों। अगर इस पेपर को तैयार कर लेते हो आप अभी, तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज की जो वीडियो है ये 2026 विज्ञान 25 फरवरी का सबसे ज्यादा वायरल पेपर है और सेम टू सेम पेपर आपका बनेगा ऐसा, ठीक है। सेम टू सेम पेपर आपका बनने वाला बच्चा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। और इस पूरे पेपर के एक एक प्रश्नों का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, उत्तर दूंगा, तक प्रश्नों का मैं आपको उत्तर बताऊंगा और आप एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ताकि आपको 70 नंबर लाने से कोई भी ना रोक पाए। सबसे पहले आपको पेपर मिलना है, तो मिलेगा तो करना क्या है। सबसे पहले बच्चा एडमिट कार्ड की सहायता से यहाँ पे सही सही अनुक्रमांक और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख लेना है। आपको जो समय मिलेगा बच्चा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, यानी 3 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे पेपर को आपको हल करना है। एंड इसका जो पूर्णांक मिलेगा वो 70 का मिलेगा। यहाँ पे दे रखा है सामान्य निर्देश, यानी कुछ निर्देश दे रखे हैं, इस निर्देश को पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चा। यहाँ पे पहला निर्देश दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। एंड यहाँ पे दूसरा निर्देश दे रखा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। एंड यहाँ पे तीसरा निर्देश दे रखा है बच्चा कि खंड अ तथा खंड ब में आपको 3 उपभाग मिलेंगे, उपभाग 1, 2 एंड 3 में विभाजित है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश दे रखा है आपका कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनमें सही विकल्प का चयन कर OMR उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको भरना है। एंड यहाँ पे दे रखा है कि OMR उत्तरक पत्रक पे उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग आपको कदापि नहीं करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो दे रखा बच्चे यहाँ पे निर्देश कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी जितने भी बहुविकल्पी 20 आपको मिलते हैं पेपर में और 1-1 नंबर के मिलेंगे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कि खंड ब में आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये उसके आगे लिख दिया गया है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कि खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ हल करना आवश्यक है और प्रत्येक उपभाग को नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। जितने भी इसमें उपभाग देते हैं, प्रत्येक उपभाग को आपको नए पृष्ठ से प्रारंभ करना है। एंड यहाँ पे लास्ट निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न आपको इस पेपर की करना अनिवार्य है। ये रहे बच्चे आपके कुछ निर्देश। अब आपका आता है खंड अ, जिसमें आपको मिलेगा बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा खंड अ। खंड अ में आपको मिलता है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। अब इसका आंसर आपको OMR शीट पे देना है और यहाँ पे 20 बहुविकल्पी होता है और 20 बहुविकल्पी को हल करने के लिए टोटल आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। इसका आंसर प्यारे बच्चों आपको OMR शीट पे दिया जाना होता है। सबसे पहले यहाँ पे मिलता है आपको उपखंड क। उपखंड क में आपका जो क्वेश्चन, ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, क्योंकि आपकी साइंस 3 भागों में बटी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये दे रखा है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। देखिए अवतल लेंस से बना वस्तु कैसा होता है। आभासी उल्टा व छोटा होता है, आभासी सीधा व बड़ा होता है, आभासी सीधा व छोटा होता है, आभासी उल्टा व बड़ा होता है। तो ये होता है आभासी होता है, सीधा होता है, लेकिन वस्तु से छोटा बनता है, ये दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। और अवतल लेंस का उपयोग हम किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताना है। एंड नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है, रेटिना से आगे बनता है, रेटिना से पीछे बनता है, या नेत्र लेंस पर बनता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। देखो दूर दृष्टि दोष इसके नाम से है कि दूर बन रहा है, यानी रेटिना के पीछे दूर है, तो ये रेटिना के पीछे बनता है, और निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले बनता है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान देना। अब इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है कि दो चालक तार जिनकी पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है, किसी वैद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन से उत्पन्न उष्मा का अनुपात क्या होगा? यानी ये H1/H2 की बात कर रहा है, यानी H1 संबंध H2 की अनुपात क्या होगा? दो चालक तार हैं, ठीक है, जिनके पदार्थ भी सेम है, लंबाई भी तथा व्यास भी, किसी वैद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में उन्हें जोड़ा जाता है और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हमें श्रेणी क्रम का R1 और समांतर क्रम का R2 निकालेंगे, उसके बाद हम उष्मा का अनुपात निकालेंगे। जब इसे आप निकालोगे तो आपका एक संबंधित 4 आंसर आएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले चालक तार है, मान लेते हैं R है, तो R बराबर R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में 1/के R1 प्लस 1/के R2 को जोड़ देंगे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा आपका कि बिजली के बल्ब का तंतु जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? जैसे कि आप पहले, अब तो आती नहीं है, ये 100 वाट की इस तरह की बल्ब आती थी। ठीक है, और इसमें क्या होता था, एक इस तरह का फिलामेंट लगा होता था जो चमकता था, जिससे प्रकाश होती थी। तो ये किस चीज का बना होता था? ये नाइक्रोम का बना होता था, स्टील का बना होता था, टीन का, कि टंगस्टन का? तो ये जो बच्चा बना था वो टंगस्टन का बना होता था, क्योंकि टंगस्टन का जो होता है गलनांक काफी कम होता है और विद्युत धारा प्राप्त करने पर ये काफी ज्यादा चमकने लगते हैं। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है कि 1 माइक्रो ओम का मान होता है 10 के पावर -9 ओम, 10 के पावर -6 ओम, 10 के पावर -3 ओम, 1 ओम। तो जो होता है इसका कि ये 10 के पावर -6 ओम 1 माइक्रो ओम का मान होता है। छठवां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? वैद्युत शक्ति का, विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का। तो ये जो है आपका, ये किसका है? ये वैद्युत ऊर्जा का है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा ई का जो मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा मात्रक होता है। नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये दे रखा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? यहाँ पे वेबर अपान मीटर का इनवर्स, टेस्ला या बीवर या ऑस्टेड होता है। तो ये जो होता है आपका, ये टेस्ला होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। इसके बाद आपका आ जाता है उपखंड ख। ठीक है, उपखंड ख में दे रखा है 8वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस को निकालता है? क्लोरीन निकालता है, तांबा निकालता है, जस्ता जिंक निकालता है, या सल्फर निकालता है? तो आपका जो जस्ता जिंक जेडन होता है, ये तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकाल देता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का जो गलनांक होता है इससे कम होता है, इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? यहाँ पे Li है, ठीक है, लिथियम है, मैग्नीशियम Mg है, बोरान B है, या सिलिकॉन Si है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका जो लिथियम Li है ये द्वितीय समूह का सदस्य है। ठीक है, इसको हम लोग याद करते थे, लिया बेटा बोल। ठीक है, इस तरह से 60 भाव में आप याद कर सकते हो। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। जो हाइड्रोकार्बन इस तरह का, ये जो कार्बन है ये CH4, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब कि कार्बन के 4 परमाणु होते हैं और चारों परमाणुओं से हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ चुका है। तो जैसे जब 4 परमाणु इससे जुड़ गए हैं हाइड्रोकार्बन से, तो इसमें क्या है, एकल बंध लगा हुआ है। ठीक, एकल बंध। तो यहाँ पे दे रखा एकल आबंध होते हैं, चतुष्फल की संरचना होती है, C और C आबंध कोण के बीच 109 अंश 28 मिनट का कोण होता है, या C के में डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें प्यारे बच्चों एकल आबंध होता है, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया। एंड यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये दे रखा है कि अधातु है, यहाँ पे पोटेशियम के, ठीक है, ये F, Al एल्यूमिनियम, यहाँ पे Na सोडियम।
अधातु इसमें से क्या है, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो प्यारे बच्चों जो आपका ऐप है, ठीक है, ये क्या है, अधातु है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का जलीय विलयन होता है दुर्बल अम्लीय, प्रबल क्षारीय, क्षारीय होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय, यानी इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस को निकालती है। तांबा निकालती है, सोना निकालती है, पोटेशियम निकालती है, एल्यूमिना निकालती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो पोटेशियम होता है ये क्या करता है, धातु से ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस को निकालती है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपका 14 नंबर में उपखंड ग आ जाता है, जिससे आपको मिलता है बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिस्मानिया में या उपयुक्त सभी में। तो जो आपका ये पाया जाता है मुकुलन, वो हाइड्रा में पाया जाता है, यानी मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा में पाया जाता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, मादा मतलब स्त्री का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भवाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी, नली। तो शुक्रवाहिका नहीं है, बाकी सभी मादा का है, और शुक्रवाहिका पुरुष का होता है। ठीक है, जो कि शुक्राणु उत्पन्न करने का काम करता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। मतलब स्वपोषी का मतलब है कि जो पौधा अपना पोषण स्वयं करता हो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता है उसे, या क्लोरोफिल का आवश्यकता है जिससे वो हरा दिख सके, या सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता है जिससे वो भोजन बना सके, या उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो होते हैं ये स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, ये दे रखा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग का मतलब जो 2 ठो होता है। ठीक है, और जिसका काम नहीं होता उतना, वो त्वचा है, फेफड़े है, आहार नाल है कि वृक्क है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ब्रिक हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से 2 ठो ब्रिक आपके होते हैं जिसमें मूत्र का निर्माण होता है, यूरिन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इस तरह से ब्रिक बने होते हैं आपके पेटों में, तो ये उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, जितने भी बच्चे 25 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं और ये 70 में 70 नंबर लाने वाले हैं, वो अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दो। ठीक है, जितने व्यूज उतने लाइक आने चाहिए इस पे, ताकि मैं आपको सब कुछ पूरी सॉल्यूशन दे सकूं। तो सभी बच्चे लाइक कर दो, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक, फटाफट लाइक कर दो सभी बच्चे। पित्त रस का श्रावण होता है पित्ताशय से, यकृत से, अग्नाशय से, अमाशय से। और ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे सबसे ज्यादा पित्ताशय से मार के चले जाते हैं। ऐसे में उनका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पित्त रस का श्रावण होता है यकृत से। किससे होता है, यकृत से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन की स्थायी विधि है गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध का प्रयोग, वैसेक्टोमी या गर्भ समापन, गर्भपात। स्थायी का विधि मतलब है कि जिसको करा लो आप तो बिल्कुल निसंकोच हो जाओ। जैसे पुरुषों में भी नसबंदी होती है, शुक्राणु नलिका का ऑपरेशन कर दिया जाता है, उसे बांध दिया जाता है, जिससे जो शुक्राणु है वो वीर्य में नहीं मिल पाते हैं। और इसमें क्या है, ये चीजें महिलाओं में भी होता है। तो गर्भ निरोधक गोलियां आप लोगों की, निरोध का प्रयोग लोगों की स्थायी विधि कौन सी है, ये हमसे पूछ रखा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो वैसेक्टोमी है ये एक स्थायी विधि है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं 31 जोड़ी, 21 जोड़ी, 41 जोड़ी की 11 जोड़ी होती है। तो जो स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है मनुष्य में वो आपकी 31 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके समाप्त हो गए और आपका 1 घंटे का समय समाप्त हो गया। अब इसके बाद आपका आता है खंड ब, जिसमें मिलेंगे आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। ठीक।
ठीक है, तो आइए उसे देखते हैं। और यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका आ जाता है खंड ब। खंड ब में आपको मिलते हैं वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। इसका आंसर आपको आंसर शीट पे दिया जाना होता है। खंड ब के पूरे प्रश्न को हल करने के लिए बोर्ड के द्वारा 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। आपको 2 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे खंड ब को आंसर शीट पे लिख लेना है। ठीक है, वर्ड लिमिट का क्या ध्यान देना, जो वर्ड लिमिट का खेल समझ गया वो अच्छे से पूरे प्रश्न को हल कर लेगा और एक अच्छा खासा मार्क्स भी ले आएगा। यहाँ पे उपखंड जो खंड ब होता है उसमें सबसे पहले आपको उपभाग 1 देखने को मिलेगा। हमने बताया कि आपकी साइंस 3 भागों में बटी है, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये प्रकाश का क्या है, प्राकृतिक घटनाएं है। जैसे मैं आपको बता दूं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है, जिससे नीले प्रकाश का अधिकांश भाग प्रकीर्णित हो जाता है और आंख तक केवल लाल रंग ही पहुंचता है। इसलिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल गया कि प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाएं, एक तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना और एक क्या है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। इसके बाद इसका ख दे रखा है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार की होते हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए आप तो जान रहे हो कि 2 ही दृष्टि दोष होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष, और बहुत बच्चे ज्यादा जानते होंगे तो जरा दृष्टि दोष तक जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखो जो दृष्टि दोष होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो निकट दृष्टि दोष होता है, आप इसे पढ़ते हो, एक दूर दृष्टि दोष होता है, एक जरा दृष्टि दोष होता है जो कि बुढ़ापे में होता है, और एक आविन्दुकता होता है। ठीक है, इसे लोग ज्यादा नहीं मानते, ज्यादा लोग इसी को मानते हैं। तो आपको लिखना है, 3 भी लिखोगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, अगर 4 लिख दोगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ख नंबर दे रखा है आपका कि अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। ठीक है, तो आपको अवतल लेंस लेना है। ठीक है, इस तरह का किसी भी वस्तु को बना देना है आपको इस तरह से, जैसे हम यहाँ पे लिए, और यहाँ पे आपको इस तरह से क्या कर लेना है, लेंस ले लेना है या नेत्र ले लेना है, जो चाहते हो उसको आप इस तरह से ले सकते हो, और इस पर क्या कर सकते हो, प्रकाश की किरणों को डाल सकते हो और इसके द्वारा प्रतिबिंब बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद तीसरा है कि किसी प्रतिरोध में, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट रहा है हमारा दूसरे का क, उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के 2 उपयोग लिखिए दूसरे का क। तो इसका दे रखा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे का दृश्य यानी साइड मिरर के और स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में होता है, जबकि उत्तल लेंस का उपयोग चश्मों में दूरदृष्टि दोष के लिए और सूक्ष्मदर्शी में होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम गाड़ी में, जो आप बाइक चलाते हो तो साइड शीशा लगता है, वो उत्तल दर्पण होता है, जिससे हम क्या करते हैं कि ये ज्यादा एरिया को कवर करता है और वस्तु को छोटा दिखाता है और स्पष्ट दिखाता है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है कि उत्तल दर्पण के उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, साइड रियर व्यू मिरर के लिए, स्ट्रीट लाइट में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में फैलाने के लिए भी परावर्तक के रूप में होता है। जैसे आप देखते हो कि जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है, जो मतलब कि जो रोड के किनारे लाइट लगी जाती है उसे स्ट्रीट लाइट कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसका शीशा जो होता है इस तरह का तिरछा होता है। ठीक है, उसमें किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में ये क्या कर सके, फैला सके। परावर्तक के रूप में भी होता है, उसके पीछे भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे है उत्तल लेंस के उपयोग दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन और कैमरों के लेंस के रूप में भी हम उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस का है, ठीक है, ये दर्पण है और ये लेंस है, इस चीज का ध्यान देना। एंड इसके बाद तीसरा हमने आपको बता दिया कि ये वाला कि वस्तु के प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख बनाना। ठीक है, किरण आरेख की प्रैक्टिस कर लेना आप अच्छे से। एंड तीसरा रखा है कि किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं। जो कोई भी अगर प्रतिरोध है उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे और वोल्ट मीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ेंगे। देखिए, जब भी किसी प्रतिरोध में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो वोल्ट मीटर होता है उसे
एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये सब आएगा, आप लिख लेना। और एमीटर, देखो जो एमीटर होता है ये परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए एमीटर को हमेशा उस घटक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जिससे होकर धारा प्रवाहित हो रही है, ताकि पूरी धारा इससे होकर गुजरे श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम जैसे रेल का डिब्बा होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को हमेशा उन बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ताकि ये सीधे विभवांतर को माप सके। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ख दे रखा है तीसरे का कि 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। अब देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना, मैं इसका पूरा आपको बताता हूं। इसका एक सूत्र होता है, व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर, ये होता है व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत ऊर्जा बराबर होता है वाट गुणित्ते घंटा गुणित्ते दिन, ठीक है, बटे में 1000। अब यहाँ पे वाट कितना दे रखा है 500, तो वाट की जगह पे कितना रख देंगे 500 वाट, गुणित्ते घंटा कितना दे रखा है 12 घंटा, तो यहाँ पे 12 घंटा रख देंगे। और इसके बाद दिन कितना दे रखा है 30 दिन, तो दिन में क्या रख देंगे 30 दिन। अब बट्टे में क्या है, बट्टे में 1000 है, 1000 इस तरह से लिख देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, यानी नीचे की वैल्यू पूरा खत्म हो गई। अब इसके बाद 12 के 12 12 24 12 36, 36 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 6 के 18 के 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30 के 0 5 3 15 3 18, यानी 180 किलोवाट आएगा, ठीक है। KWH किलोवाट प्रति आवर। तो यहाँ पे जो व्यय विद्युत ऊर्जा होगा इसमें वो 180 किलोवाट प्रति आवर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर दे रखा है कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर दिखाइए। देखिए इसके लिए आपको चौथे का यहाँ पे आंसर दे रखा है, इसको चित्र कैसे बनाना है। ये क्या है, एक क्षण चुंबक है, ठीक है, ये क्या है, एक क्षण चुंबक है और इसका ये नॉर्थ भाग है और ये इसका साउथ पोल है। अब इसमें से क्या होती है, जो इसकी चुंबकीय क्षेत्र निकलती है वो इस तरह से निकलती है, इस तरह से निकलकर और इस तरह से जाकर एक सिरे से निकलती है और दूसरे सिरे में जाकर क्या होती है, इस तरह से समाप्त हो जाती है। और इसका भी इसी तरह से रूल होता है, ऐसे निकलता है और ऐसे जाकर ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और ये इसमें क्या होता है, जहां से पास जहां पे चुंबकीय क्षेत्र था वहां पे जो ये रेखाएं होती है वो निकट होती हैं और जितना दूर होने जाने पर ये रेखाएं उससे दूर होती चली जाती हैं। इसी चीज को लिखना है। देखिए क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र। क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव यन से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव यस में क्या करती है, प्रवेश करती हैं। चुंबक के अंदर वे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं और चुंबक की अगर बात करेंगे तो क्या करती है, दक्षिणी ध्रुव से इस ध्रुव की ओर आती है, इस ध्रुव से इस ध्रुव की ओर आती है। चुंबक के अंदर वे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं, जिससे बंद लूप बनता है। ध्रुव के पास रेखाएं सघन होती हैं जो मजबूत क्षेत्र को दिखाती है। इधर जो रेखाएं होंगी वो काफी नजदीक होंगी और यहां होने पर काफी दूर हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक वक्र बंद चित्र इसका इस तरह से बनाना होता है, आप बना लेना। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका यहाँ पे ख नंबर दे रखा है। ये दे रखा है कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, देखिए जो कारक होता है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। परिनालिका तो आप जानते हो इस तरह से बनता है, आप किसी भी तरह की एक परिनालिका बना लो और इस पे क्या करो, कॉपर की वायर जो है लपेट दो। देखो यहाँ पे क्या है, परिनालिका में प्रवाहित वैद्युत धारा की मात्रा, धारा जितनी अधिक होगी
चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। जाहिर सी बात है कि धारा से उत्पन्न हो रही है, तो जितना ज्यादा हम धारा देंगे उतना ही ज्यादा जो है चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा और उतना ही ज्यादा निकलेगा। तारों की फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा। ठीक है। और यहाँ पे परिनालिका के भीतर क्रोड की प्रकृति, यदि परिनालिका के भीतर नरम लोहे का क्रोड रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही अधिक प्रबल हो जाता है। ठीक है। यानी कि अगर उसमें नरम लोहे का हम क्रोड बनाए तो क्या होता है, वो ज्यादा मतलब ज्यादा क्या होता है, प्रबल होता है। इसलिए नहीं देखते जो फैन होता है उसमें आप देखोगे जो क्रोड होते हैं, यानी कि इस तरह की बहुत सारे कुंडली लगा होता है इस तरह से। ठीक है। वो चाहता तो एक लोहा नहीं जोड़ देते, इतने लोहे जोड़ने की क्या जरूरत है, लेकिन इससे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और पंखा तेज से घूमता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका। अब इसके बाद अगर आपको ये नहीं आता, सॉरी यहाँ पे ख दे रखा और यहाँ पे ग, कि फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। देखिए यहाँ फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है। यह नियम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो और अंगूठा जो है आपका चालक पर लगने वाले बल या गति की दिशा को इंगित करे, इसे ही हम फ्लेइंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये। ठीक है। ये दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर ये नहीं आता चौथा, तो आप इस दोनों को कर सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है ये कि बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। चालक में प्रवाहित धारा की प्रबलता, यानी धारा जितनी अधिक होगी बल उतना ही अधिक होगा, यानी F बराबर IVL साइन थीटा पे निर्भर करता है। यानी धारा जितनी अधिक होती है, ये प्रोपोर्शनल होता है, उतना ही ज्यादा बल भी होगा। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, यानी चुंबकीय क्षेत्र जितना प्रबल होगा बल उतना ही अधिक होगा। अब यहाँ पे F प्रोपोर्शनल I, F प्रोपोर्शनल B और F प्रोपोर्शनल L और F प्रोपोर्शनल साइन थीटा ये होता है। यानी कि बल जितना अधिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र जितना अधिक होगा उतना ही ज्यादा बल होगा। अब यहाँ पे चालक की लंबाई, चालक जितना लंबा होगा बल उतना ही अधिक होगा, यहाँ पे लंबाई पे भी ये निर्भर करता है। और यहाँ पे धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण, जब धारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तो बल अधिकतम होता है और जब समांतर होती है तो बल शून्य होता है, यानी साइन थीटा पर इनके बीच बनने वाले कोण पर भी ये निर्भर करता है। अब इसके बाद यहाँ पे दे रखा है ख नंबर, ये दे रखा है कि घरेलू वैद्युत परिपथ में कितने तार प्रयुक्त होते हैं, प्रत्येक का नाम, आवरण के रंग लिखिए। देखिए हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में 3 तरह के तार का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो एक विद्युतमय तार यानी लाइव वायर का, इसका आवरण रंग लाल कलर का होता है। ठीक है। और एक उदासीन तार जिसे हम न्यूट्रल वायर कहते हैं, इसका आवरण रंग काला होता है। जैसे हम नहीं, ये एक प्लस होता है तो लाल होगा, माइनस होगा तो काला होगा। ठीक है। ऐसा हम करते हैं। तो ये क्या होता है, लाल वाला जो होता है आपका वो लाइव वायर होता है। ठीक है। और एक क्या होता है, उदासीन वायर आपका ब्लैक कलर का होता है। और एक नीला तार भी आता है जो भू संपर्क तार, इसका आवरण रंग हरा होता है। सॉरी, ठीक है, हरा होता है, नीला नहीं, हरा होता है। ये भू संपर्क के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका आ जाता है उपभाग सेकंड, जिसमें आपको 5वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। 1 + 1 यानी 1 का लिखोगे तो 1 नंबर, 2 का लिखोगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे दे रखा है पहला कि एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या होगा। तो एसिटिलीन का IUPAC नेम एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। और प्यारे बच्चों इसका जो सूत्र होता है एथेनोइक अम्ल का, वो क्या होता है आपका, वो C2H2 होता है, C2H2। ठीक है। अब यहाँ पे है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम होता है वो ये होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। और इसका जो सूत्र होता है एथेनोइक अम्ल का वो CH3COOH होता है। क्या होता है, CH3COOH
OH एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। अब इसके बाद दे रखा ख कि एथेनॉल की दो रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। ये 2 नंबर में आया है और इसका आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए जो एथेनॉल का सूत्र होता है वो आपका C2H5OH होता है एथेनॉल का। अब इसकी अगर अभिक्रिया हम सोडियम के साथ करा दें, ठीक है, किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ इसकी अभिक्रिया करा दे प्यारे बच्चों, तो ये क्या बनाएगी आपका, जैसे यहाँ पे C2H5OH, इसको 2 ठो लेंगे, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, सोडियम 2Na के साथ। अब इसकी अभिक्रिया जब होती है तो ये क्या बनाता है, 2C2H5ONa। अब यहाँ पे Na आपका बन गया, ठीक है, H को ये क्या कर दिया, सोडियम विस्थापित कर दिया, क्योंकि ये जो है इससे ज्यादा क्रियाशील होता है, और प्लस में आपका क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, ठीक है, क्या निकल जाएगा, H2। ये 2 ठो है, H के साथ 2 का मल्टीप्लाई, तो H2 यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है। सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है अभिक्रिया करके सोडियम के साथ। और एक तो आपका हम अभिक्रिया करा देते हैं निर्जलीकरण H2SO4 के साथ, ठीक है, इसका निर्जलीकरण कर देते हैं H2SO4 का, किसका, C2H5OH का निर्जलीकरण करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो C2H5OH का निर्जलीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में ये क्या बनाएगा आपका, C2H4 प्लस H2, इसमें से जल निकाल देगा, जल को क्या करेगा, C2H4 बनाएगा और जल को आसानी से निकाल देगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है, ये देखा है कि दहन अभिक्रिया को समझाइए तथा इसके 2 उदाहरण का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। देखिए दहन अभिक्रिया में क्या होती है, आप किसी भी चीजों को जलाते हो तो उससे क्या निकलती है, एक ज्वाला निकलती है, एक उष्मा निकलती है, उसी को हम दहन कहते हैं, ठीक है। दहन जो होता है एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है जिसमें उष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया में कोई पदार्थ आमतौर पर ईंधन ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। इसका 2 उदाहरण भी हमसे पूछ रखा है, तो आप एक क्या करो, ये मेथेन को जो होता है CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में 2O2 की उपस्थिति में इसे जला देंगे तो ये बना देगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2O जल, इससे उष्मा के रूप में निकल जाती है, वाष्प के रूप में। और एक आप लोगे तो आप प्रोपेन का भी दहन कर सकते हो, ये मीथेन का दहन था, प्रोपेन का भी दहन कर सकते हो, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ख नंबर दे रखा है कि सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसके एक उपयोग को भी लिखिए। अब देखिए जो सक्रियता श्रेणी होता है धातु की एक सूची है जिसमें धातु को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब इसके अगर उपयोग की बात करें तो सक्रियता श्रेणी का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि कोई धातु किसी अन्य धातु की लवण विलयन से उसे विस्थापित कर पाएगी या नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अधिक जो क्रियाशील वाली धातुएं होती है वो कम क्रियाशील वाली धातुओं को उनकी यौगिकों से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, जैसे हमने आपको भी हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया था। इसके बाद नेक्स्ट आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये देखा कि अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में पीएच के उपयोग को लिखिए। अम्ल देखिए वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+, ठीक है, H+ आयन देता है और स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार की बात करें तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, OH आयन देते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और दैनिक जीवन में पीएच का बहुत मान है। ये पाचन तंत्र में पीएच का जो महत्व होता है वो पेट में HCl अम्ल होता है जो भोजन पचाने में मदद करता है। अपच की स्थिति में पेट बहुत अधिक अम्ल उत्पन्न करता है जिससे दर्द और जलन होगी। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटासिड क्षार का उपयोग किया जाता है। और पौधे और जानवरों के लिए पीएच की संवेदनशीलता जो होती है, मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए ताकि पौधे ठीक से बढ़ सके। ये इसके कुछ उपयोग हो गए। ख नंबर दे रखा कि विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसके उपयोग भी लिखिए, ठीक है। विरंजक चूर्ण तो आप आसानी से प्राप्त कर लोगे। अगर ये नहीं आता तो अथवा प्यारे बच्चों आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 6 नंबर का ये भी है और 6 नंबर का आपका ये 7वां भी है। यहाँ पे मिशेल संरचना पे लिखिए कि मिशेल संरचना कैसे बनाती है, कैसे उसके अणु काम करते हैं, सब कुछ। संक्षारण क्या है, संक्षारण तो आप जानते हो
कि अगर हम वायुमंडल में किसी वस्तु को रखते हैं तो उसकी नमी को सोख कर, ठीक है, क्या करता है कि अपने नष्ट होने लगता है, जिसे जंग लगना कहते हैं। इसको बचाने के लिए हम ग्रीस का उपयोग, ठीक है, पेंट का उपयोग करते हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है, आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका उपभाग थर्ड। इसमें क्या है, पहला कि कायिक परिवर्धन क्या है, उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका वर्णन कीजिए। 4 नंबर में आया है। कायिक परिवर्धन ये होता है कि अगर किसी पौधे के मातृ पौधे से उसकी एक टहनी को काटकर एक नए पौधे का निर्माण कर दिया जाए तो उसे कायिक परिवर्धन कहते हैं। कायिक परिवर्धन बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि गुलाब के पौधे का कलम लगाना, ठीक है, नींबू का कलम लगाना, गुड़हल का कलम लगाना, ये सब क्या है, ये सब है कायिक परिवर्धन, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है कि निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रकाश संश्लेषण पर और मानव हृदय पर। मानव हृदय के बारे में पूरा लिखना है कि इसमें 4 बेस में होते हैं, 4 ठो चेंबर होता है, किसमें कौन सा ब्लड जाता है, किसमें शुद्ध जाता है, किसमें शुद्ध जाता है, किसमें उसका शुद्धिकरण होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि ओजोन परत क्या है। पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए, ओजोन प्रकाश जो परत है हमारे हानिकारक किरणों को सूर्य के प्रकाश से आने से रोकती है, ठीक है। इसके बहुत कारण है, पृथ्वी के लिए इसके बहुत महत्व है, इसके बारे में आपको लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर एक टिप्पणी लिखिए। लिंग निर्धारण क्या है और मेंडल के नियम पर एक टिप्पणी लिखना है। अगर ये नहीं आता प्यारे बच्चों तो मानव हार्मोन्सों पर एक निबंध लिखिए। मानव में कितने तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है, सभी के बारे में आपको निबंध लिखना है। तो ये आपके जो साइंस होते हैं इसमें 11 क्वेश्चन टोटल आते हैं। ये पूरे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना ताकि आपको अच्छा मार्क्स लाने से कोई ना रोक पाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।